सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज आपको रहती है तो टेलीग्राम पे आकर अपनी क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम IRFC की बात करें तो इस कंपनी का आज के दिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है और वो न्यूज़ देखा जाए तो कुछ खास नया है नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ सिर्फ हमें IRFC से रिलेटेड ही देखने को मिल रही है। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या भाई? तो देखो, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि 12 लार्ज कैप कंपनी ऐसी हैं जिसमें बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स में FIS ने अपने स्टेक्स को कट किया है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो पहले नंबर पे नाम आता है सीमेंस का। नाम आप नोट कर सकते हैं और FIS की होल्डिंग के डिटेल्स भी आप नोट कर सकते हैं। Q4 में कितना था, Q3 में कितना था, Q4 में कितना था और Q1 में कितना है, ठीक है। उसके अलावा अगली कंपनी दोस्तों ABB इंडिया लिमिटेड, इसका भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, REC, ट्रेंट, ये सारी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। उसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज दिख जाएंगी आपको। इसमें SL टेक्नोलॉजीज़ का नाम देखने को मिलेगा, इन्फोसिस का नाम देखने को मिलेगा, GSW एनर्जी, VBL, NTPC ग्रीन एनर्जी, उसके अलावा ITC, उसके अलावा आपको देखने को मिलता है IRFC देखोगे तो इसमें Q3 में FIS की जो होल्डिंग थी 1.01% था। Q4 में जो होल्डिंग था वो 0.98% हुआ घटकर, और Q1 में जो होल्डिंग था वो 0.93% हमें देखने को मिली। उसके अलावा और भी एक कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस पीरियड में FIS ने सिर्फ इसी कंपनी में बिकवाली की है। मेनली यहाँ पर हाईलाइट तो कर दिया गया है इन कंपनीज़ को इस वजह से क्योंकि बैक टू बैक 2 क्वार्टर में इस कंपनी में FIS ने अपने स्टेक्स को डायलूट किया है। बट जिस पीरियड की बात हो रही है उस पीरियड में FIS ने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट से ही काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है। तो इस वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा शॉकिंग है नहीं। काफ़ी सारी कंपनीज़ में FIS की सेलिंग आपको देखने को ईजिली मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें इस पीरियड में कंपनी से रिलेटेड कोई बिजनेस की खबर है या नहीं, तो बिल्कुल है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि भारतीय रेल बिजली कंपनी को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर IRFC ने प्रोवाइड किया था एग्जीक्यूट कर, जिसका नंबर था 1125 करोड़ रुपए। तो अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड तो न्यूज़ हमें देखने को मिल ही रही है। बट इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में जब कोई भी कंपनी में तेज़ी आपको देखने को मिलती है तो बेसिकली उसके पीछे का 2 रीज़न होता है। एक रीज़न बोल सकते हैं प्रॉफिट के ग्रोथ की बेसिस पर हमें देखने को मिलती है, और दूसरा देखने को मिलता है PE एक्सपेंशंस के बेसिस पे। अब इस कंपनी में 2022 का डेटा देखोगे तो EPS कितना देखने को मिलता था, 4.94 का, ठीक है। और PE रेशो कितना था, 5.6 का। अभी के टाइम पे PE रेशो जो है वो 25 के आसपास है, एक टाइम पे 45 के आसपास था। और अगर हम बात करें करंट EPS के बारे में तो वो हमें देखने को मिल रहा है 5.1 का, यानी कि पिछले 3 सालों में कंपनी के EPS में कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को मिली नहीं है। बट इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी में PE एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है, और PE एक्सपेंशन में जब कोई कंपनी आती है और अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर दिखते हैं तो उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, और वो टाइम फ्रेम मार्केट डिसाइड करती है, और वो टाइम फ्रेम बड़ा भी हो सकता है अगर वो कंपनी के नंबर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट अच्छे देखने को मिले तो। बट पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ है कि इस कंपनी के नंबर्स वैसे हमें देखने को मिले ही नहीं हैं। पिछले 3 साल का CAGR अगर देखो, जिस पीरियड में कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, तो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR सिंगल डिजिट में है, और पिछले 1 साल का भी नंबर सिंगल डिजिट में ही है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि मार्केट को ये नंबर कभी भी पसंद आएगा नहीं। इस वजह से पिछले कुछ टाइम में क्या है कि वैल्यूएशंस लगातार इस कंपनी का टूटा है, जिस वजह से कंपनी में पहली तेज़ी दिखती थी उसी वजह से अभी कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस जो बताई है उसके बेसिस पर आप रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू।
उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी में आपको 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिला था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था? P-75I सबमरीन्स को लेकर मार्केट में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, जिस वजह से इन्वेस्टर्स मैज़गॉन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नजर आए। अब एग्जैक्ट चीज़ें क्या थी भाई? तो चीज़ें हमें ये देखने को मिल रही थी कि CNBC TV 18 ने बताया था कि हमारे सोर्स ने ये क्लेम किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है मैज़गॉन को। एक बोल सकते हैं मैसिव नेगोशिएशंस हमें देखने को मिली थी। जर्मन की एक कंपनी थी, नाम नोट कर सकते हैं आप, उसके साथ 6 सबमरीन्स बनाने को लेकर, जो कि अंडर P-75I प्रोजेक्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब इसका जो टोटल साइज़ रखा गया था प्रोजेक्ट का वो 70,000 करोड़ का था, यानी कि बोल सकते हैं कि 70,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मैज़गॉन डॉक को मिलता। ये चीज़ किसने बोला था? CNBC TV 18 ने। बट कल के दिन हमने इस चीज़ के बारे में बात किया था, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ें सुनने को मिल रही है। यानी कि हो सकता है कि ये चीज़ें ऑफिशियल होती हुई नज़र आए और हो सकता है कि ऑफिशियल ना भी होती हुई नज़र आए। अब इतनी बड़ी न्यूज़, 70,000 करोड़ की न्यूज़, तो ऑब्वियस सी बात है इस बेसिस पे तो मैज़गॉन को रिएक्ट करना था, और रिएक्ट मैज़गॉन ने किया। बट उसके बाद एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा मैज़गॉन से कि ये जो न्यूज़ आई है इस पर कितनी सच्चाई है। तो मैज़गॉन का क्लैरिफिकेशन हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी के टाइम पे देखोगे तो सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी बातें चल रही हैं मार्केट में, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और यहाँ तक दोस्तों मैज़गॉन ने ये भी कहा है कि कोई भी नेगोशिएशंस हमें देखने को मिली नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि हमें सुनने को मिला था ना कि प्रोजेक्ट P-75I को लेकर जर्मन बेस्ड जो कंपनी है उसके साथ 6 सबमरीन्स बनाने के लिए नेगोशिएशंस हो रही हैं, और 70,000 करोड़ के आसपास का अप्रूवल भी मिल चुका है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से देखा जाए तो खारिज कर दिया है किसने? मैज़गॉन ने अपनी क्लैरिफिकेशन से। इसी वजह से कल के दिन जिस न्यूज़ की वजह से मैज़गॉन 3% ऊपर थी, आज के दिन अपनी क्लैरिफिकेशन की वजह से मैज़गॉन आपको 3% नीचे जाती हुई देखने को मिल रही थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बड़ी न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने कवर कर दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन वगैरह ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी आज के दिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो UBS की तरफ से, UBS क्या है, एक ब्रोकरेज हाउस है, उनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस से रिलेटेड सुनने को मिली है, जिसमें उन्होंने री रेटिंग दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और इनके जो न्यू एनर्जी बिजनेस हैं उसको उन्होंने बैक भी किया है। बट सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि UBS की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि इनके जो जियो और रिटेल बिजनेस हैं वो फ़िलहाल हार्वेस्टिंग फेज़ में आ चुके हैं। हार्वेस्टिंग फेज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल होता है उसका जो फाइनल स्टेज होता है उसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग फेज़। मेनली यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना प्रीफर नहीं करती, और ऐसा जब टाइम आता है तो अक्सर हमें उन कंपनीज़ के IPOs देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यही चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया है, और साथ में ये भी बताया उन्होंने कि O2C बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इनका जो साइक्लिकलिटी है वो भी रिड्यूस हो चुका है। बट फिलहाल अगर देखा जाए आने वाले सालों के बारे में, तो इनके जो न्यू एनर्जी बिज़नेस है वो कंपनी के लिए एक गेम चेंजिंग मूव प्ले कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो आपको मेंशन देखने को मिलेगा UBS की तरफ से कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो न्यू एनर्जी सेगमेंट है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें कंपनी का जो EBITDA है उसकी शुरुआत हमें 2027 के फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिलेगी। तो अभी के टाइम पे उन्होंने इनके जो टॉप सेगमेंट है, चाहे हम OTC की बात करें, रिटेल की बात करें और जियो की बात करें, उसको लेकर कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं। बट इनके न्यू एनर्जी सेगमेंट्स को लेकर उन्होंने बेट लगाया है, यानी कि उन्होंने उम्मीद किया है कि ये सेगमेंट कंपनी के लिए अच्छा कर सकता है। तो देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं, और अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो AGM है 29 अगस्त को, उसके आउटकम्स में न्यू एनर्जी सेगमेंट्स को लेकर वो क्या स्टेटमेंट देते हैं वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट करके चल सकते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली हम क्या उम्मीद करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हुई है उसको कंपनी वापस से पहले की तरह करती हुई दिखे, यानी कि डबल डिजिट में ग्रो करती हुई दिखे, और कंपनी का न्यू एनर्जी सेगमेंट अगर इसको अचीव करने में अगर हेल्प करता है तो बेशक वो एक अच्छी बात रहेगी हम रिलायंस की तरफ से बोले तो।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1:10 की रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।